Hello students, this is video number 14 of geometrical optics, and in this video we are now starting the refraction of light, and the topics to be covered in this video are laws of refraction, angle of deviation and apparent depth. आप देखोगे यहाँ पे ये एक दो मीडियम्स हैं। एक मीडियम है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n1 है, एक मीडियम है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n2 है। हमने अपनी स्टार्टिंग के वीडियो में वीडियो नंबर 1 और वीडियो नंबर 2 में हमने डिस्कस किया था कि स्पीड ऑफ लाइट जब डिफरेंट मीडियम्स में एंटर करती है तो उसकी लाइट की स्पीड चेंज हो जाती है। तीन प्रॉपर्टीज़ हैं किसी भी वेव की, उसकी वेलोसिटी, उसकी फ्रीक्वेंसी और उसकी वेवलेंथ। फ्रीक्वेंसी कभी चेंज नहीं करती क्योंकि ये सोर्स की प्रॉपर्टी है, इसलिए फ्रीक्वेंसी एक मीडियम से दूसरे मीडियम एंटर करने पे कभी भी चेंज नहीं होगी। फ्रीक्वेंसी डजंट चेंज, बट व्हाट चेंजेस, स्पीड ऑफ लाइट गेट्स चेंज्ड, एंड व्हेन स्पीड ऑफ लाइट्स गेट्स चेंज्ड तो हेंस लैम्डा गेट्स चेंज्ड। और हमने ये रिलेशन पढ़ा था लास्ट टाइम। हमने जो रिलेशन पढ़ा था वो ये था, v1 अपॉन v2 इज इक्वल टू लैम्डा 1 अपॉन लैम्डा 2 is equal to n2 upon n1 is equal to n2 upon n1। अब ये सब हम डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो के अंदर। अब हम रेस को लेके बात करेंगे, वेलोसिटी वगैरह लेके तो हमने बात कर ली, लेकिन अब इसको लेके बात करेंगे। आप ज़रा ध्यान से, इसमें हम डिस्कस करेंगे रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के लॉज क्या हैं। देखो मैं आपको बताता हूँ रिफ्रैक्शन का क्या मीनिंग है। व्हेन लाइट गेट्स एंटर्ड फ्रॉम वन मीडियम टू अदर मीडियम, ये देखो यहाँ पे ये स्ट्राइक की इस सरफेस के ऊपर, इस सरफेस के ऊपर ये जब स्ट्राइक की तो इसने एक एंगल बनाया। मैंने नॉर्मल पहले से यहाँ बना के रखा है, इसलिए ये दिस इज एंगल ऑफ इंसिडेंस, जैसे हमारा रिफ्लेक्शन के केस में होता था। बट व्हेन इट एंटर्स इनटू द अदर मीडियम, ये ऐसे निकल जाएगी, थोड़ी सी बेंड हो गई रे, आपने देखा होगा इसको। दिस इज कॉल्ड रिफ्रैक्टेड रे। This is called, and this is the angle of refraction. This is the angle of refraction, reflection नहीं, refraction। अब एंगल I और एंगल R का मतलब कि एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन का क्या रिलेशन था, इज गिवन बाय लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, एंड क्लियरली वो बहुत सिंपल था। उसमें सीधा एंगल I इज इक्वल टू एंगल R होता है। लेकिन यहां पे I और R सामने सामने पता है कि बराबर बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल भी नहीं होते। और जब ये बराबर नहीं है तो इनको गवर्न कौन करता है? इनको गवर्न करता है स्नेल्स लॉ। क्या नाम है उसका? लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन का पहला लॉ क्या है? वो स्नेल्स लॉ। एंड व्हाट स्नेल्स लॉ सेज? इट सेज साइन आई अपॉन साइन आर उल्टा हो जाता है। देखो इक्वल टू याद रखना, उल्टा हो जाएगा। उल्टा मतलब कैसे? n2 अपॉन n1 क्या हो जाता है? n2 अपॉन n1। अगर आपने उल्टा नहीं याद रखना हो तो आई रिकमेंड यू कि आप इसको ऐसे कर लो, n1 साइन i1। क्यों ये पता क्यों आसान है? मैं बताऊं आपको। साइन आई, n1 साइन आई क्यों आसान है? क्योंकि आपने जिस मीडियम में आपकी इंसिडेंस रे है उसी मीडियम का आपने क्या लिया? उसी मीडियम का आपने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लिया। दोनों की मल्टीप्लीकेशन इज इक्वल टू n2 साइन आर, n2 साइन आर। ठीक है, ये इस बात को आपने याद रखना है। इसलिए जो हमने अभी पढ़ा उसको और ज़्यादा डिटेल में और एक और चीज़ उसमें ऐड करते हैं। क्या हमने पढ़ा था? v1 अपॉन v2 इज इक्वल टू लैम्डा 1 अपॉन लैम्डा 2। नाउ ऐड करो उसमें n2 अपॉन n1, आपको पहले से मैंने बताया था, इट इज इक्वल टू साइन आई अपॉन साइन आर। तो ये नई चीज़ आप में ऐड हो गई। इसको मैं और थोड़ा सा और डिस्कस करूंगा मैं, साइन आई अपॉन साइन आर। ठीक है, अब जो मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं वो ये है कि अगर n1 ग्रेटर देन n2 हो, जिसका n1 ग्रेटर देन n2 होता है ना, तो उसको हम बोलते हैं n1 इज ऑप्टिकली डेंसर मीडियम।
ऑप्टिकली डेंसर, नथिंग टू डू विद द डेंसिटी जो हम पढ़ते थे मास अपॉन वॉल्यूम। ऑप्टिकली डेंसर मीडियम, ऑप्टिकली डेंसर मीडियम मतलब जिसमें वेलोसिटी ऑफ लाइट जितनी कम होगी वो ऑप्टिकली उतना ज़्यादा डेंस होगा, इसको ऐसे बोलते हैं। बट ये वर्ड ऑप्टिकली मैं बार बार यूज नहीं करूंगा व्हेन वी आर इनटू द ऑप्टिक्स। तो जब मैं बोलूंगा डेंसर मीडियम, इट डज मीन ऑप्टिकली डेंसर मीडियम। ऑप्टिकली डेंसर मीडियम मींस जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा मतलब उसमें वेलोसिटी की लाइट उतनी कम। तो यहां पे मैंने बोला कि n1 ग्रेटर देन n2 है। अगर n1 ग्रेटर देन n2 है, आप सिंपल बात बताओ, साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल टू, क्या बोला मैंने, साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल टू n2 अपॉन n1, उल्टा है। तो इसका मतलब यह हुआ कि डेंसर मीडियम के अंदर एंगल बड़ा होगा, रेयरर मीडियम के अंदर एंगल छोटा होगा। बड़ी सिंपल सी बात है, उल्टा कर दो ना। साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल टू n2 अपॉन n1 का मतलब है जहां मीडियम डेंसर वहां पे एंगल छोटा, जहां पे मीडियम डेंसर वहां पे एंगल छोटा। तो इसलिए आपका ये जो ऐसे आएगा, अगर n1 ग्रेटर देन n2 हो, ये ऐसे आएगा, ये ऐसे निकल जाएगा। ठीक है, अब इसी बात को मैं समझाता हूं आपको। आई आर, ये स्नेल्स लॉ ने ये मुझे बताया, और कई लोग इसको ऐसे याद रख लेते हैं, मैं नहीं रखता। मैं अपनी बात बता देता हूं आपको, मुझे दोनों चीज़ें मालूम है, लेकिन मैं ज़्यादा इस फॉर्मूले पे बेस्ड काम करता हूं कि उल्टा काम है ना, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के साथ उल्टा है एंगल का रिलेशन। इसलिए जहां पे मीडियम डेंस वहां पे एंगल छोटा, जहां पे मीडियम डेंस वहां पे एंगल छोटा, जहां पे मीडियम आपका रेयरर, जहां पे रेयरर डेंसर का एंटोनियम है रेयरर, जहां पे मीडियम रेयरर वहां पे एंगल बड़ा। इसलिए कई लोग इसको ऐसे याद रखते हैं, व्हेन लाइट एंटर्स फ्रॉम डेंसर टू रेयरर मीडियम इट गेट्स डिविएटेड अवे फ्रॉम द नॉर्मल, वो अवे फ्रॉम द नॉर्मल चली जाती है। आप देखो, अवे फ्रॉम द नॉर्मल जाने का मतलब क्या हुआ, एंगल बढ़ा। तो आप जैसे करना चाहते हो आप करो। ठीक है, तो एंगल आई, यहाँ पे एंगल आर ग्रेटर देन क्या होगा, एंगल आर ग्रेटर देन एंगल आई होगा। ठीक है, अवे फ्रॉम द नॉर्मल याद रख लेना, व्हेन लाइट एंटर्स फ्रॉम डेंसर टू रेयरर मीडियम, अवे फ्रॉम नॉर्मल, डेंसर टू रेयरर के लिए। ठीक है, याद रखना है, ऐसे याद रख लो, मैं तो नहीं रखता ऐसे याद। ठीक है, मैं तो वैसे ही करूँगा जैसे मैंने आपको क्या बताया, जहाँ पे मीडियम डेंस वहाँ पे एंगल छोटा और रेयरर मीडियम में एंगल बड़ा। तो मैं तो ऐसे करता हूँ। आपको अगर ऐसे लगता है, क्योंकि मैंने आपको दोनों चीज़ें बता दी, अब कईयों ने 10th में पढ़ा होगा, उनको लगेगा हमने वैसे करना, तो दे कैन। ठीक है, तो ये आ गया। इसका उल्टा केस भी, मुझे कुछ भी बोलने की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए, मैंने सब कुछ लिख दिया यहाँ पे। ठीक है, ये दूसरा केस ले लिया, व्हेन लाइट इज एंटरिंग फ्रॉम रेयरर टू डेंसर मीडियम इट बेंड्स टूवर्ड्स द नॉर्मल, इट बेंड्स टूवर्ड्स द नॉर्मल। तो आप देख रहे हो बेंड कर रही है टूवर्ड्स द नॉर्मल। और मेरी लैंग्वेज में बात करनी है तो जहाँ पे डेंसर मीडियम वहाँ पे एंगल छोटा, जहाँ पे रेयरर मीडियम वहाँ पे एंगल बड़ा। और रेयरर और डेंसर जब हम वर्ड्स यूज़ कर रहे हैं तो ऑब्वियसली ये रिलेटिव टर्म्स हैं, दो को कंपैरिजन कर सकते हैं। हम नहीं बोल सकते कि वाटर डेंसर मीडियम है या रेयरर मीडियम है जब तक हम उसका कंपैरिजन किसके साथ कर रहे हैं, एयर के साथ कर रहे हैं कि ग्लास के साथ कर रहे हैं। एयर के साथ करेंगे तो वो डेंसर मीडियम है वाटर, ग्लास के साथ करेंगे तो वो रेयरर मीडियम है। ठीक है, तो क्योंकि ग्लास का मैंने लिखा था वहाँ पे, ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5, वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.33, एयर वैक्यूम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1। ठीक है, तो ये छोटी सी बातें आपको बतानी थी। अब एक आध क्वेश्चन करते हैं, उससे अंडरस्टैंडिंग और डेवलप करते हैं। अब देखो, ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन है जिसके अंदर बोला एंगल आर निकालो और एंगल ऑफ डिविएशन निकालो। एंगल ऑफ डिविएशन मैंने आपके साथ लास्ट टाइम भी डिस्कस किया था, दोबारा आपको बता दूंगा उसके बारे में। आप पहले अंडरस्टैंड करोगे इसी बात को कि पहले हम एंगल आर तो निकालें। एंगल आर कैसे निकालेंगे मैं आपको बता देता हूँ। देखो सिंपल मेथड, 1 इंटू, आपको सिंपल बताया मैंने स्नेल लॉ लगाने का तरीका, 1 इंटू साइन 45 इज इक्वल टू √2 इंटू साइन आर। ठीक है, तो 1/√2 इंटू 1/√2 इक्वल टू साइन आर। साइन आर इक्वल टू 1/2, आर इक्वल टू 30 डिग्री, आर इक्वल टू 30 डिग्री निकल गया। देखो 30 डिग्री आ गया। वैसे भी हमें मालूम था क्या, रेयरर टू डेंसर बेंडिंग टूवर्ड्स नॉर्मल होगी, ये तो पता ही है हमें।
तो सिंपल सी बातें हैं, इसमें कुछ भी मुश्किल नहीं है, इसको कॉम्प्लिकेट बिल्कुल नहीं करेंगे हम। ठीक है, अब मुझे बताओ एंगल ऑफ डिविएशन निकालना है। एंगल ऑफ डिविएशन का मतलब होता है कि अगर ये पंगा नहीं होता, अगर ये दोनों 1 1 होते, मतलब कि एक ही मीडियम होता, तो ये जो रे आ रही थी इंसिडेंस रे, ये कहाँ निकल जानी थी? इसने निकल जाना था सीधा आगे। ठीक है, अब ये कितनी डिविएट हुई, मतलब ये कितनी डिविएशन है, दिस इज कॉल्ड डिविएशन, दिस इज कॉल्ड एंगल ऑफ डिविएशन डेल, एंड डेल इज इक्वल टू 15 डिग्री। सामने सामने नज़र आ रहा है, मुझे बताने की कोई ज़रूरत नहीं होनी चाहिए। डेल इज इक्वल टू एंगल ऑफ डिविएशन कम्स आउट टू बी 15 डिग्री। ये आपका क्वेश्चन है नेक्स्ट, जिसके अंदर आपको √3 इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है इस स्फीयर का। इसके अंदर जब लाइट एंटर कर रही है, आपको दिखाई दे रही है 60 डिग्री एंगल बना रही है वो नॉर्मल के साथ। नॉर्मल आपको मालूम है स्फीयर के केस में कैसे बनाते हैं, सेंटर से जो लाइन पास करे दैट इज़ कॉल्ड नॉर्मल। ठीक है, कोई आपको बोले इस पॉइंट पे नॉर्मल ड्रॉ कर, तो ये लो सेंटर से पास कर दो, तो इस क्लाइन पे लाइन नॉर्मल आ गया। जब ये रे दोबारा बाहर की तरफ निकलेगी, रे को, इसको स्फीयर को पास करके, तो इसका एंगल ऑफ डिविएशन क्या होगा ये हमने पता लगाना है। तो एंगल ऑफ डिविएशन पता लगाने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम देखेंगे कि ये जब स्फीयर के अंदर एंटर करेगी तो इसका एंगल कितना बनेगा, एंगल आर। रेयरर टू डेंसर जा रही है, बेंडिंग टूवर्ड्स नॉर्मल होगी, लेकिन एंगल एग्जैक्टली कितना आएगा उसको समझते हैं ज़रा। ठीक है, 1 इंटू साइन 60 इज इक्वल टू √3 इंटू साइन आर, साइन 60 √3/2, साइन 60 √3/2 इंटू 1/√3 इक्वल टू साइन आर। तो आर इक्वल टू कितना आ गया, आर इक्वल टू आ गया 30 डिग्री, आर इक्वल टू 30 डिग्री। तो जैसे ही हमने 30 डिग्री निकाला, तो 30 डिग्री निकालने के बाद जो रे है वो कहाँ जाएगी, वो अंदर की तरफ जाएगी। अंदर की तरफ जाएगी तो वो कैसे एंगल बनाएगी उसको ज़रा देखते हैं। टूवर्ड्स द नॉर्मल, अच्छे से समझो, टूवर्ड्स द नॉर्मल, ये ऐसे निकल जाएगी। इस बात को आपने समझना है, ये बिल्कुल ऐसे निकल गई। ठीक है, जैसे ही ऐसे निकली ये एंगल 30 डिग्री है, हमें मालूम चल गया। ठीक है, अब इसने फिर से बाहर निकलना है, लेकिन पहले नॉर्मल बनाओ, इंसिडेंस एंगल पता लगाओ। अब ये दोबारा निकल रही है, तो अब ये इंसिडेंस, अब ये रे इंसिडेंस रे हो गई ना, इंसिडेंट रे हो गई। ठीक है, अब यहाँ नॉर्मल कैसे बनाते हैं, मैंने आपको अभी सिखाया था नॉर्मल कैसे बनाते हैं। यहाँ नॉर्मल बनाना है तो ये लो, दिस इज़ द नॉर्मल, दिस इज़ द नॉर्मल। ये एंगल आपने खुद निकाला अभी 30 डिग्री, मैं लिख नहीं रहा हूँ, यहाँ पे जगह नहीं है। ठीक है, आप लिखो लेकिन अच्छे से, कौन सा एंगल, ये वाला कितना है 30 डिग्री। ठीक है, चलो लिख दिया। ये एंगल भी कितना होगा 30 डिग्री। क्यों भाई, कैसे 30 डिग्री, मैं बताता हूँ आपको। ये ट्राइंगल आइसोसेलेस बनी है, कौन सी ट्राइंगल, अभी दिखाता हूँ कौन सी ट्राइंगल। ये ट्राइंगल आइसोसेलेस है, क्योंकि इसकी दो साइड्स जो हैं वो रेडियस के बराबर हैं, तो इसलिए ये एंगल कितना आ गया, ये वाला एंगल 30 डिग्री आ गया। तो एंगल, अगला एंगल फिर से 30 डिग्री आ गया। ठीक है, अब मैं लिखूँगा ऐसे, √3, स्नेल्स लॉ लगा रहा हूँ, √3 इंटू साइन 30 डिग्री इक्वल टू 1 इंटू, बाहर एयर है इसलिए 1 इंटू साइन आर, 1 इंटू साइन आर। ठीक है, आप सामने सामने देख के पता चल जाएगा, 1/2, आर इक्वल टू 60 डिग्री आ गया। फिर से आर इक्वल टू 60 डिग्री आ गया, डेंसर टू रेयरर, इस बार अवे फ्रॉम नॉर्मल होना था, एंगल बड़ा आना ही था, तो ये एंगल कितना आ गया 60 डिग्री। ठीक है, ये बात आपको समझनी है, जो आपने अच्छे से समझ के रखनी है कि क्या मतलब है इन बातों का, ये हमने अंडरस्टैंड किया। लेकिन यहाँ पे हमें एंगल ऑफ डिविएशन निकालना था। ठीक है, कि टोटल डिविएशन एंगल कितना आया, दो बार रिफ्रैक्शन हुई है, इसलिए 2 बार एंगल ऑफ डिविएशन आएंगे। आपको मैं समझाता हूँ कि 2 बार एंगल ऑफ डिविएशन कैसे कैसे आएंगे, उसको ज़रा अच्छे से अंडरस्टैंड करें। अगर ये सीधा निकल जाती तो कितना आ गया एंगल ऑफ डिविएशन, सीधा सीधा दिखाई दे रहा है, कितना 30 डिग्री क्लॉकवाइज, 30 डिग्री क्लॉकवाइज लिखना चाहिए, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, खासतौर पे जब 2 डिविएशंस हों। तो ये आ गया आपका 30 डिग्री क्लॉकवाइज पहला। दूसरा, इसने ऐसे निकलना था, इस रे ने ऐसे निकलना था, 30 डिग्री एंगल बनाना था, लेकिन फर्दर 30 डिग्री और क्लॉकवाइज आया, तो 30 डिग्री ये क्लॉकवाइज, 30 डिग्री ये क्लॉकवाइज, यानी कि del1 इक्वल टू 30 डिग्री क्लॉकवाइज, del2 इक्वल टू 30 डिग्री क्लॉकवाइज, टोटल डेल इक्वल टू कितना आ गया, डेल नेट 60 डिग्री क्लॉकवाइज। आपको समझ आना चाहिए कि हम क्या बात कर रहे हैं, ये आप अच्छे से नोट कर लो।
अब ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जिसका नाम मैंने लिखा है प्लेन रिफ्रैक्शन। जैसे हमने मिरर्स भी जब रिफ्लेक्शन स्टार्ट की थी वो स्टार्टेड विद प्लेन मिरर्स। अब ये इसी तरह से रिफ्रैक्शन भी स्टार्ट कर रहे हैं, तो पहले हम प्लेन रिफ्रैक्शन पे करेंगे, फिर लेंस पढ़ेंगे, ठीक है, वो स्फेरिकल हो गई। लेकिन ये आपकी आपकी पहले प्लेन रिफ्रैक्शन को अंडरस्टैंड करने के लिए सबसे पहले आ गया आपका एपरेंट डेप्थ। दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। इसके ऊपर तो 12th क्लास में एक प्रैक्टिकल भी होता है एपरेंट डेप्थ की मेजरमेंट के ऊपर। लेकिन अभी पहले आप इसको अंडरस्टैंड करोगे जो मैं बात करूँगा आपके साथ। एपरेंट डेप्थ का मीनिंग क्या हुआ? अगर आप लोग सभी स्विमिंग पूल के पास गए होगे तो जब उसकी डेप्थ आप देखते हो ना, वो आपको उतना डीप नज़र नहीं आता जितना वो एक्चुअली होता है। उसका जो बॉटम है, उसका जो बॉटम सरफेस है, वो आपको लगता है कि वो थोड़ा ऊपर की तरफ है, ठीक है, अगर भरा हो पानी तो है। पानी के बिना देखोगे तो फिर वैसा ही लगेगा, तो इसलिए वो बॉटम ऊपर की तरफ। इसी तरह से बकेट फुल ऑफ वाटर, उसके अंदर अगर आप कॉइन डाल दो, ठीक है, उसके अंदर कॉइन डाल दो तो कॉइन आपको ऊपर लगेगा। एक्चुअल जितना वो डीप डेप्थ उसकी है उस कॉइन की, उससे वो काफ़ी ऊपर की तरफ लगेगा। तो ये जो लगता है हमें, जो होता नहीं है लेकिन लगता है, उसको एपरेंट बोलते हैं, ठीक है, एपरेंट। तो एपरेंट डेप्थ हमने मेजर करनी है चीज़ों की कि जो हमें दिखाई दे रहा है। एक हो गया रियल डेप्थ और एक हो गई एपरेंट डेप्थ, ठीक है। एपरेंट हो गया जो हमें लगता है, तो इसको हम थोड़ा सा डिराइव करेंगे एक, और उसके कंक्लूजन निकालेंगे कि इसका क्या मीनिंग है और क्या क्या चीज़ें हम इसमें अंडरस्टैंड करेंगे। इंटरेस्टिंग टॉपिक है, सीखने वाली चीज़ें हैं, अच्छे से देखो। प्रैक्टिकली चीज़ें ये होती हुई देखी हैं आपने, इसलिए आपको अच्छा लगेगा इसको देखने में। देखो इसको भाई, ये ऊपर जो मैंने आई बनाई है, ऊपर आई है जो इस ऑब्जेक्ट को देख रही है। ऑब्जेक्ट जो है वो एक डिफरेंट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के मीडियम में है। अब उसको कैसा दिखाई देगा उसको हमने समझना है। फॉर द टाइम बिंग हम यही मान के चल रहे हैं, जो डायग्राम मैं बनाऊंगा एप्लीकेबल ये किसी के लिए भी होगी, बट यहाँ जो डायग्राम बना रहा हूँ उसमें अकॉर्डिंग अभी आपका n1 ग्रेटर देन n2 है। जो डायग्राम मैं बनाऊंगा उसमें n1 ग्रेटर देन n2 है। आपने पहले समझना है कि हम समझ क्या रहे हैं इसके अंदर, कि ये डेप्थ है आपकी, दिस इज कॉल्ड रियल डेप्थ, और इसको हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे? डी से। लेकिन इस आंख को जो ये ऑब्जेक्ट दिखाई देगा दैट इज कॉल्ड एपरेंट डेप्थ, ठीक है, एपरेंट डेप्थ। आप जरा समझेंगे इसको अच्छे से। रेज कहां से निकलेंगी? ऑब्जेक्ट से, ठीक है। रे कहां से निकलेगी? ऑब्जेक्ट से। और जो रे बिल्कुल ऐसी स्ट्रेट जाएगी, आप मुझे एक बात बताओ, जो आपकी आई होती है वो एक्चुअली बहुत छोटी होती है। मैंने यहाँ बड़ी क्यों बनाई? क्योंकि मेरे को, और जो आई आपकी छोटी है उसके कारण क्या होता है कि जो रेज आपकी आई के अंदर एंटर करती हैं उनका एंगल ऑफ इंसिडेंस बहुत छोटा होगा। मतलब एक्चुअल आई आपकी इतनी सी है, ठीक है, तो जो भी रेज इसके अंदर एंटर करेंगी वो इतनी इतनी रेज होंगी, ऐसे बहुत छोटा इंसिडेंस एंगल बनाती हैं। और जो एंगल इंसिडेंस छोटा बनाती हैं उनको क्या बोलते हैं? पैराक्सियल रेज, जिनका एंगल ऑफ इंसिडेंस छोटा होता है। और हम क्यों एंगल ऑफ इंसिडेंस छोटा ले रहे हैं यहां पे? क्योंकि एक्चुअली आई आपकी छोटी है, जिसके अंदर जब ऑब्जेक्ट से रेज आएंगी तो वो बड़े नैरो रीजन से आएंगी, जैसे मैंने यहां बनाई है ये वाला। इसलिए वो रेज नॉर्मली पैरेक्सियल ही होती हैं। तो हम ये जो सारी कैलकुलेशन कर रहे हैं ये सारी पैरेक्सियल रेज के लिए ही है। आई मैंने बड़ी इसलिए बनाई क्योंकि मैं इसमें एंगल ऑफ इंसिडेंस वगैरह कैसे दिखाता अगर आई छोटी बनाता तो। इसलिए हमने आई बड़ी बनाई है कि हम एंगल बड़ा दिखा सकें। हम एंगल ऑफ इंसिडेंस बड़ा दिखाएंगे, लेकिन मैंने आपको पर्टिकुलरली बता दिया कि वो एंगल एक्चुअली छोटा है। तो जितनी भी कैलकुलेशन हम यहां करेंगे दिस इज ऑल फॉर पैरेक्सियल रेज। पैरेक्सियल रेज का मतलब जिनका एंगल ऑफ इंसिडेंस छोटा है। तो आपने जो ये अजम्पशन की, क्या ये करेक्ट है या नहीं है? बिल्कुल है, क्योंकि आपकी आई जो है वो नॉर्मली छोटी है, और आई के अंदर जितनी भी रेज एंटर करेंगी फ्रॉम एन ऑब्जेक्ट वो सिर्फ एक नैरो रीजन से आएंगी, और नैरो रीजन से आने के कारण उनका एंगल एक्चुअली एंगल ऑफ इंसिडेंस कम होगा ही। हमने यहाँ पे आई इसलिए बड़ी दिखाई कि हम एंगल बड़ा दिखा सकें जो इसके अंदर एंटर करता हुआ, ठीक है, कि हम वहाँ दिखा सके ना। अब कॉपी पे बनाना है तो कैसे दिखाएं बताओ? जैसे हम dx बनाते हैं, बोलते हैं dx बहुत छोटा है, लेकिन तब भी हम दिखा देते हैं dx इतना है, ठीक है, एक्चुअली बहुत छोटा होता है। बहुत छोटा अब इतना होगा तो मैं dx लिखूंगा। तो इसी तरह से, इसलिए हम थोड़ा सा इस तरह से काम करते हैं कि आपको थोड़ा कॉपी पे बनाने में भी उसकी अंडरस्टैंडिंग बेटर हो सके।
सबसे पहले मैंने वो रे बनाई जो बिल्कुल सीधी निकल गई, जो सीधी जाएगी उसका एंगल ऑफ इंसिडेंस 0 है, इसलिए एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन भी 0 होगा। ठीक है, तो बिल्कुल सीधी जो निकलेगी उसमें आप फॉर्मूला लगाओ, एंगल ऑफ इंसिडेंस अगर 0 तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन भी 0 होगा। ये रे यहाँ से गई और बिल्कुल डिविएट किए बिना सीधा आई के अंदर घुस गई। फाइन, ठीक है जी, एक रे आपने ये ले ली। दूसरी रे आपने ली, अब देखो मैं यहाँ एंगल ऑफ इंसिडेंस बड़ा दिखा रहा हूँ लेकिन एक्चुअली बहुत छोटा होता है। ठीक है, तो एक्चुअली बहुत छोटा है। तो ये दूसरी रे यहाँ से गई, इसने यहाँ नॉर्मल बना के पता चलेगा सब कुछ, नॉर्मल के बिना कोई मतलब नहीं बातों का। एंगल ऑफ इंसिडेंस ये बन गया आपका, एंगल ऑफ इंसिडेंस ये बन गया। एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कहाँ आएगा? आपको मालूम है कि अब आप डेंसर से रेयरर मीडियम में जा रहे हो, तो रेयरर मीडियम में एंगल बढ़ा। ठीक है, रेयरर मीडियम में एंगल बढ़ा, तो एंगल बढ़ा तो एंगल बढ़ा दिखाओ। इसको थोड़ा सा मैं चेंज कर रहा हूँ। ठीक है, थोड़ा चेंज कर रहा हूँ मैंने, एंगल आई ज़्यादा ही बड़ा ले लिया, वो आई के से भी बाहर हो गया, तो इसलिए आप इसको इस तरह से दिखाओ। ये आ गया एंगल आई, नॉर्मल बनाओ। ठीक है, आप देख सकते हो यहाँ पे मैंने इस तरह से बनाया एंगल आई, एंगल आर बड़ा बनाया एंगल आई से। आपको रीज़न पता चलना चाहिए क्यों। दो रेज, अब आप आई को जो दो रेज मिल रही हैं वो आप देख रहे हो कौन सी मिल रही हैं, क्योंकि आई इज प्लेस्ड इन अ मीडियम ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स N2। उसको जो दो रेज दिखाई दी उसके अकॉर्डिंग उसने ऑब्जेक्ट को गेस करना है, और उसको जो रेज दिखाई दे रही हैं वो कहाँ मीट कर रही हैं, जहाँ मीट करेंगी ऐसी रेज आई के पास कितनी पहुंचेंगी? हजारों, मिलियंस ऑफ द रेज। लेकिन हम दो ही बनाते हैं, हम दो बना के बताएंगे। और पैरेक्सियल रेज की क्या खासियत होती है कि वो हमेशा एक ही जगह मीट करेंगी। ठीक है, ये दोनों रेज उसको कहाँ दिखाई देंगी आपको दिखाता हूं मैं, इसको मैं एक्सटेंड करके दिखाता हूं आपको। ये देखो, ये देखो, आई को लगेगा कि ये ऑब्जेक्ट यहां है, ओ डैश। ठीक है, ओ डैश, एंड दिस ओ डैश हैज अ डेप्थ, apparent depth. Why apparent depth? बिकॉज ये उसको लग रहा है। एक्चुअली तो जो ऑब्जेक्ट है वो कहां पड़ा है वो आपको दिख रहा है। ठीक है, ये बिल्कुल स्ट्रेट बनाना आप, ये जो मैंने डॉटेड बनाया बिल्कुल स्ट्रेट बनाना। ठीक है, इस रे के साथ वो लगना चाहिए बिल्कुल सीधा है। ठीक है, तो ये आ गया ओ डैश, ये भी समझ आ गया। इसको मैं एक्स मान रहा हूं, किसको? इतने डिस्टेंस को, इतने डिस्टेंस को मैं एक्स मान रहा हूं। ठीक है, एक्स ले लिया। इधर से छोटी सी थोड़ी सी कैलकुलेशंस करेंगे, आप ध्यान देना ज़रा। पैरेक्सियल रेज एक इंपॉर्टेंट यहाँ पे क्या है हमारा अजम्पशन है, उसी के अकॉर्डिंग सब कुछ चल रहा है। सबसे पहली चीज़ क्या लिखेंगे हम यहाँ लिखेंगे tan आई इक्वल टू, अच्छा tan आई की बात करता हूँ, अगर ये एंगल आई है तो ये भी एंगल आई है, ऑल्टरनेट एंगल्स। ठीक है, एंगल ये भी आई है। ठीक है, उसके बाद अगर आप ध्यान दो तो ये एंगल भी आर है। आप पूछोगे कैसे? ये एंगल आर है, ये एंगल आई है। ठीक है, क्योंकि ये एंगल आर है वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। ठीक है, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, और अगर ये आर है तो ये आर कैसे हुआ? क्योंकि ऑल्टरनेट एंगल्स बन रहे हैं। ठीक है, जरा ध्यान देना इन सब बातों पे। ठीक है, आई यहां लिख के रख लो। tan आई इज इक्वल टू क्या लिखेंगे? tan आई इज इक्वल टू एक्स अपॉन डी। किसके बराबर है? एक्स अपॉन डी के, परपेंडिकुलर हमेशा एंगल के सामने वाली साइड होती है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, एक्स अपॉन डी, इसको लिख दिया। और दूसरी बात, पैरेक्सियल रेज के केस में मैंने आपको पहले भी बताया था, साइन आई और टैन आई दोनों बराबर होते हैं, और किसके बराबर होते हैं? आई के। साइन थीटा इक्वल टू टैन थीटा इक्वल टू थीटा होता है, इसलिए
tan i इज इक्वल टू एक्स अपॉन डी इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं इसको, साइन आई, और इक्वल टू आई भी लिख सकते हो, ज़रूरत नहीं है लेकिन, ठीक है। फिर लिखोगे tan r इक्वल टू एक्स अपॉन डी डैश, ध्यान दो, एक्स अपॉन डी डैश, एक्स अपॉन डी डैश, ये डी डैश है आपका, सॉरी, ये डी डैश इक्वल टू क्या आएगा, साइन आर, ठीक है, इक्वल टू साइन आर, ठीक है। साइन हमारे लिए इंपॉर्टेंस रखता है, इसलिए हमने साइन आर लाना ही लाना था, ठीक है। और हम क्यों लिख पाए, क्योंकि पैरेक्सियल रेज हैं, और एक्चुअली क्या पैरेक्सियल होती हैं, बिल्कुल होती हैं। फिर हम, तो इधर से आ गया साइन आई इज इक्वल टू एक्स अपॉन डी, साइन आर इक्वल टू एक्स अपॉन डी डैश। अब मैं दोनों को डिवाइड करूं, अगर साइन आई अपॉन साइन आर को, तो साइन आई अपॉन साइन आर को डिवाइड करूं तो क्या बनेगा, साइन आई अपॉन साइन आर इक्वल टू क्या बनेगा, इक्वल टू एक्स एक्स कैंसिल हो जाएगा, इट विल बी इक्वल टू डी डैश अपॉन डी, ठीक है, क्या बनेगा, डी डैश अपॉन डी, डी डैश अपॉन डी इज इक्वल टू क्या बनेगा, n2 अपॉन n1, इक्वल टू क्या बनेगा, n2 अपॉन n1। तो ये आपका रिलेशन बन गया, क्या रिलेशन बना, d डैश अपॉन डी इज इक्वल टू n2 अपॉन n1, ठीक है, n2 अपॉन n1। इसमें एक बात आप लिख के रखोगे अपने पास, एक बात क्लियर कट लिख के रखोगे, डी और डी डैश हमेशा सरफेस से मेजर किए जाएंगे, डी और डी डैश हमेशा सरफेस से मेजर किए जाएंगे, लिखो अपनी लैंग्वेज में। n2 उस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा जिसमें रे जा रही है, जिसमें रे जा रही है दैट इज n2, जिसमें से रे आ रही है दैट इज n1। बिल्कुल ऐसे ही बोलना है, ऑब्जेक्ट और आई को नहीं देखना है, ऑब्जेक्ट और आई को नहीं देखना है, जो मैंने बोला, जहां से रे आ रही है वो n1, जहां पे रे जा रही है वो n2। डी और डी डैश हमेशा सरफेस से मेजर करने हैं, एंड रेज शुड बी पैरेक्सियल, रेज शुड बी पैरेक्सियल। इस वीडियो के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, इसके ऊपर कुछ क्वेश्चंस करेंगे। थैंक यू वेरी मच।